हे गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ हाँ ये मोहब्बत है। हाँ ये मोहब्बत है भाग 93। सूर्या ने एक बार फिर डायरी में लिखे उस साइन को देखा। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। वह दौड़कर अपने कैबिन में आया। उसने जल्दी से अपना ड्रॉर खोला और उसमें रखी वो चिट निकाली जो छवि दीक्षित केस के समय सूर्या को मिला करती थी। सूर्या ने देखा हर चिट में सबसे आखिर में एक साइन था। सूर्या ने उन चिट पर किए गए साइन को देखा और फिर डायरी में किए गए साइन को देखा तो एकदम से अपनी कुर्सी पर आ बैठा। वो दोनों साइन अक्षत व्यास के ही थे। सूर्या को अब समझ आया कि ये केस उसके पास इत्तेफाक से नहीं आया बल्कि अक्षत व्यास द्वारा जानबूझकर भेजा गया था। अदालत में सुनवाई के वक्त उसे मिलने वाली वो चिट अक्षत व्यास का ही काम था। सूर्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। अक्षत इतना मास्टरमाइंड हो सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। सूर्या अक्षत के लिए अपनी नफरत, अपना गुस्सा भूल चुका था। हालांकि वह अक्षत का सीनियर था, लेकिन आज खुद को उसके सामने बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी अक्षत व्यास ने एक चीज नहीं खोई और वो था उसका खुद पर विश्वास। अक्षत ने कर दिखाया। उसने छवि को इंसाफ भी दिलाया, असली गुनहगार को सामने भी लेकर आया। कोर्ट में जो उस पर इल्जाम लगे थे वो भी गलत साबित की और सबकी नजरों में आज अक्षत फिर उठ गया। छवि माधवी और अपने मामा के साथ घर जाने लगी। विकी वहां आया और माधवी के सामने आकर कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। माधवी ने थोड़ा कठोर होकर कहा। विकी ने एक नजर साथ खड़ी छवि को देखा और कहने लगा, मैं जानता हूं मैंने छवि के साथ जो किया उसके लिए आप तो क्या, दुनिया की कोई भी मां मुझे माफ नहीं करेगी। अपने गुस्से और बदले की भावना के चलते मैंने सब किया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि इन सब का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मुझे मेरे किए की सजा मिल चुकी है, जो कि बहुत थोड़ी है, लेकिन मैं जिंदगी भर इस गिल्ट में जीऊंगा कि मैंने एक लड़की की जिंदगी खराब कर दी। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्या मैं तुम्हें एक थप्पड़ मार सकती हूँ? माधवी ने उतनी ही कठोरता से कहा। हाँ, आप मार सकती हैं। विकी ने भी अपनी बात पूरी नहीं की। उससे पहले ही माधवी ने खींचकर एक थप्पड़ विकी के गाल पर जड़ दिया। विकी ने कुछ नहीं कहा, उसने खामोशी से दूसरा गाल भी आगे कर दिया तो माधवी ने गुस्से में आकर दूसरे गाल पर भी थप्पड़ रसीद कर दिया। विकी ने उफ तक नहीं की। वह अपने लिए माधवी का गुस्सा समझ सकता था। उसने फिर अपना गाल आगे कर दिया तो माधवी ने 2-4 थप्पड़ उसके गाल पर और जड़ दिए और इस बार छवि ने तड़प कर कहा, माँ। माधवी ने अपनी बगल में खड़ी छवि को देखा। छवि की आंखों में आंसुओं को देखकर माधवी को बेचैनी नहीं बल्कि वे आंसू कुछ और कह रहे थे। माधवी ने विकी की तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद है इसके बाद तुम हमेशा के लिए छवि की जिंदगी से चले जाओगे। विकी ने जब ये सुना तो उसके दिल में टीस उठी। उसने एक नजर छवि को देखा और कहा, हम फिर मिलेंगे। माधवी, चलो यहां से, छवि के मामा कमल जी ने कहा और दोनों को साथ लेकर वहां से चले गए। विकी उन्हें जाते हुए देखता रहा। विकी, तुम यहां क्या कर रहे हो? चलो घर चलते हैं। सिंघानिया जी ने आकर कहा। मुझे माफ कर दीजिए डैड। विकी ने सिंघानिया जी के सामने आकर कहा। तुम क्यों माफी मांग रहे हो विकी? माफी मांगने की जरूरत तो मुझे है। जो कुछ हुआ उसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। अगर सही वक्त पर सही फैसला लिया होता तो आज तुम्हें इन सब से गुजरना नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारी माँ का भी गुनहगार हूं। वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। सिंघानिया जी ने मायूस होकर कहा। इट्स ओके डैड, जो हुआ उसे एक बुरा ख्वाब समझकर भूल जाइए। आई प्रॉमिस मेरी वजह से आपकी कंपनी को जो नुकसान हुआ है उसे मैं फिर से उसी पोजीशन पर लेकर आऊंगा और ये साबित कर दूंगा कि आपका बेटा हूं। विकी ने कहा तो सिंघानिया जी ने आगे बढ़कर विकी को गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, आई ट्रस्ट यू। चलो घर चलते हैं। सिंघानिया जी विकी को लेकर घर के लिए निकल गए। अक्षत अपने कैबिन में आया। देखा चित्रा, सचिन और माथुर साहब पहले से वहां मौजूद थे। उन्हें देखकर लग ही रहा था जैसे ढेरों सवाल उनके मन में हैं जो वो लोग अक्षत से पूछना चाहते हैं।
अक्षत अंदर आया और अपनी टेबल से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। सब अक्षत को देखे जा रहे थे। अक्षत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहने लगा, मैं जानता हूं आप सबके मन में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है जो आप लोग जानना चाहते हैं। चित्रा और सचिन, तुम दोनों सिर्फ मेरे असिस्टेंट ही नहीं बल्कि मेरी इस जर्नी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी रहे। और माथुर साहब, आपको मैंने हमेशा अपना आदर्श माना है। हाँ, मैं मानता हूं आप लोगों से ये सब छुपाना शायद थोड़ा गलत था। मैंने अपने कठोर शब्दों से कई बार आपका दिल भी दुखाया है, और सबसे ज्यादा चित्रा तुम्हारा। लेकिन ये करना जरूरी था, मैं मजबूर था। ऐसे भी क्या मजबूरी थी अक्षत? जिस केस को तुम सबके सामने लड़ सकते थे उसे चुपचाप इन्वेस्टिगेट क्यों किया? माथुर साहब ने पूछा। छवि दीक्षित केस आपकी बेटी की किडनैपिंग से जुड़ा था ना, फिर आपने सिर्फ छवि को इंसाफ दिलाया। आपकी बेटी का क्या? उसके कातिल कहाँ है? क्या आपको पता चला? सचिन ने सवाल किया। ये जानते हुए भी कि सूर्या सर आपसे नफरत करते हैं, आपको अपना दुश्मन समझते हैं, आपने छवि को उनके पास क्यों भेजा? चित्रा ने सवाल किया। हाँ, अक्षत ने एक ठंडी आह भरी और कहा, छवि का रेप जिसने किया वो और अमायरा की किडनैपिंग जिसने की वो दो अलग लोग हैं। अमायरा की किडनैपिंग का छवि के केस से कोई कनेक्शन नहीं है। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी बेटी को इसीलिए तो किडनैप किया गया था ताकि तुम छवि दीक्षित केस से पीछे हट जाओ। माथुर साहब ने हैरानी से कहा। नहीं सर, अमायरा के साथ जो हुआ वो पर्सनल था, किसी की सोचे समझे चाल थी। अक्षत ने उदास होकर कहा, और ये कहते हुए अमायरा का चेहरा एकदम से उसकी आंखों के सामने आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अक्षत, माथुर साहब ने कहा। अक्षत ने शुरू से सब बताना शुरू किया। छवि दीक्षित केस को जिसने अंजाम दिया वो शख्स कुमार था। विकी को इस केस में फंसाकर वह आसानी से बच गया था, तो उसे अमायरा को किडनैप करने की जरूरत क्यों पड़ती? छवि के रेप के बाद भी ये केस मेरे सीनियर वकील के पास था। केस की सुनवाई से एक रात पहले उनका एक्सीडेंट होना और केस का मेरे पास आना, ये कोई इत्तेफाक नहीं था सर। केस की छानबीन करते हुए कुछ वक्त बाद ही मुझे समझ आ गया था कि विक्की सिंघानिया मुजरिम नहीं है, उसे बस फंसाया जा रहा है। अमायरा की किडनैपिंग होने तक मुझे ये लगता था कि ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी है। मेरा पहला शक गौतम सिंघानिया पर था। अपने बेटे को बचाने के लिए वह ऐसा कर सकता था, लेकिन जब गौतम सिंघानिया आसानी से रॉबिन को इस केस में मुजरिम बना सकता है तो मैं अमायरा को किडनैप क्यों करवाएगा? ये बात सुनवाई के आखिरी दिन साबित हो चुकी थी, जब मेरे चुप रहने के बाद भी किडनैपर ने अमायरा को। उस दिन समझ आया कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब मुझसे जुड़ा था। कहकर अक्षत कुछ देर के लिए शांत हो गया। अमायरा के साथ हुआ हादसा एकदम से अक्षत की आंखों के सामने आ गया। चित्रा और सचिन खामोशी से अक्षत की बात सुन रहे थे। क्या ये सच है? और ऐसा कौन हो सकता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा? माथुर साहब ने पूछा। है सर, कोई तो है जो मुझे बहुत करीब से जानता है। उसका मकसद सिर्फ अमायरा ही नहीं बल्कि मुझे बर्बाद करना भी था, और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। मेरी बेटी मुझसे छिन गई, मेरी मोहब्बत मीरा मुझसे दूर हो गई, मेरी वकालत पर धब्बा लग गया और मैं सबसे दूर हो गया। वो यही चाहता था और उसने ये किया भी, लेकिन उसका ये खेल यहीं खत्म नहीं होता। मैं जानता था छवि दीक्षित अपना केस फिर से रीओपन जरूर करेगी, और फिर से उस केस को अपने हाथ में लेना मेरी सबसे बड़ी हार होती, क्योंकि किडनैपर का टारगेट छवि नहीं मैं था, और मैं फिर से किसी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता था। इसलिए ये जानते हुए भी कि सूर्या मित्तल मेरे कॉम्पिटिटर है, मैंने जानबूझकर छवि को उसके पास भेजा, क्योंकि अगर किडनैपर मेरे दोस्तों के बारे में जानकारी रख सकता है तो उसे मेरे दुश्मनों का भी पता होगा। उसे मुझे हारते हुए देखने से ज्यादा मुझे लोगों की नजरों में गिरते हुए देखना ज्यादा पसंद आ रहा था, और ऐसा हुआ भी। इस केस को लड़ने का फैसला ना कर मैं उन सब लोगों की नजरों में गिर चुका था जिन्हें मुझसे उम्मीद थी। कहते हुए अक्षत ने चित्रा और सचिन की तरफ देखा तो दोनों ने अपना सर झुका लिया, क्योंकि इस केस के चलते चित्रा ने कई बार अक्षत को कठोर शब्द कहे थे। अक्षत ने माथुर साहब को देखा और आगे कहने लगा, मैं किडनैपर को जिस भरम में रखना चाहता था
वो उसमें चला भी गया और उसे लगा कि मैंने हार मान ली। अदालत में भले ही वो केस सूर्य मित्तल लड़ रहा था, लेकिन उसे चलाने वाला मैं था। मैं छवि दीक्षित की हर सुनवाई में आया था। अक्षत ने कहा तो चित्रा ने हैरानी से उसे देखा। अक्षत ने आगे कहना शुरू किया, मैं अगर केस में सामने आता तो कुमार तक कभी नहीं पहुंच पाता। सच्चाई तक पहुंचने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। अमायरा के कातिल को ढूंढने से भी ज्यादा जरूरी था छवि को इंसाफ दिलाना, और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो अमायरा मुझे कभी माफ नहीं करती। ये सब करते हुए मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है, तो मैं आप सबसे माफी चाहूंगा। अक्षत, कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अपना सब कुछ खोने के बाद भी तुम छवि के लिए ये लड़ाई लड़ते रहे और उसे इंसाफ भी दिलाया। तुम्हारी माफी इसके सामने कुछ भी नहीं है। आई एम प्राउड ऑफ यू अक्षत। आज तुम मेरी नजरों में और ऊपर उठ गए हो। माथुर साहब ने अक्षत के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अक्षत ने नम आंखों के साथ हामी गर्दन हिला दी। उसके पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं था। बची बातें वह कोर्ट में पहले ही बता चुका था। चित्रा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह अक्षत के सामने आई और कहा, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं आपको समझ नहीं पाई। छवि को इंसाफ दिलाने के चलते मैं ये भूल गई कि आपने क्या खोया है। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इट्स ओके, मुझे बुरा नहीं लगा। तुम अपनी जगह सही थी, तुम्हारा गुस्सा भी सही था। ये अदालत एक ऐसी जगह है चित्रा, जहां कुछ चीजें खुद से भी छुपानी पड़ती है। तुम्हारे और सचिन के लिए मेरी तरफ से ये वकालत का सबसे बड़ा सबक होगा। चित्रा ने सुना तो हामी में सर हिला दिया। अक्षत ने सचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें बहुत आगे जाना है सचिन, और मुझे यकीन है तुम ये कर लोगे। थैंक यू सर, लेकिन आगे बढ़ना है आपके साथ, आपके बिना नहीं, सचिन ने नम आंखों के साथ कहा। अक्षत, छवि को तो इंसाफ मिल गया, लेकिन उस किडनैपर का क्या? माथुर साहब ने परेशानी भरे स्वर में कहा। अक्षत के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए और उसने गंभीरता से कहा, मैं उसके बहुत करीब हूं सर, वो बहुत जल्द सामने आएगा। अक्षत ने इतना ही कहा कि उसका फोन बजा। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर देखकर अक्षत के होंठों पर मुस्कान ठहर गई। वह जो चाहता था वह हो चुका था। अक्षत ने फोन उठाया और अपने चैम्बर से बाहर चला आया। उसने फोन उठाकर कान से लगाया और कहा, मुझे पता था तुम मुझे फोन जरूर करोगे। कांग्रेचुलेशन मिस्टर व्यास, बहुत अच्छा गेम प्लान किया तुमने। छवि को तो तुमने इंसाफ दिला दिया, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाए। उसे किसने मारा इसका पता तुम आज भी नहीं लगा पाए। मुझे तुम्हारी इस हालत पर बहुत ही दया आ रही है। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज अक्षत के कानों में पड़ी, जिसे सुनने की अब अक्षत को आदत हो चुकी थी। अक्षत हल्का सा मुस्कुराया और कहा, तुम्हें क्या लगता है? तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? तुम्हें लगता है मैं अमायरा के कातिल तक पहुंच नहीं पाऊंगा? ये खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन के अंदर तुम घुटनों के बल मेरे सामने होंगी। आई लव दैट कॉन्फिडेंस। यू नो, तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तुम्हारा ये ओवर कॉन्फिडेंस। चलो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। बहुत खेल ली छुपम छुपाई, अब फेस टू फेस खेलते हैं। मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ, पकड़ कर दिखाओ मुझे। अगर तुमने कर दिखाया तो जीत तुम्हारी होगी, नहीं तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा मीरा सिंह राजपूत। मैं मीरा को मार दूंगा। तुम्हारे लिए ये गेम मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग मिस्टर व्यास। गुड बाय। दूसरी तरफ से आवाज आई और फोन कट गया। अक्षत ने कुछ नहीं कहा, ना ही वह घबराया और ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। उसने अपना फोन होठों से लगाया और बड़बड़ाया, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्या लगता है दोस्तों, अब किसका भांडा फूटने वाला है, या अब किसके पाप का घड़ा भर चुका है? हाँ, आपको सब पता है, मुझसे भी ज्यादा पता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सुनते रहें। हाँ, ये मोहब्बत है मेरे साथ। बाय बाय।